सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, लीडर की बहुत सी खुसूसियात में से एक खुसूसियत या एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो मकबूल फ़ैसला नहीं करता। अब आप सोचेंगे मकबूल फ़ैसला नहीं करता तो कैसा फ़ैसला, बल्कि दुरुस्त फ़ैसला करता है। मकबूल नहीं, दुरुस्त, सही। चाहे उसके फ़ैसले पर हर तरफ से तनकीद हो रही हो या उसका फ़ैसला गैर मकबूल ही क्यों ना हो, लेकिन वो फ़ैसला दुरुस्त करता है, फ़ैसला सही करता है, ठीक फ़ैसला जो उसको लगता है वो करता है, चाहे कितनी भी मुखालिफत हो। और शायद एक रहनुमा के लिए या एक हाकिम के लिए या लीडर के लिए सबसे मुश्किल मरहला मेरे ख्याल से होता ही ये है कि वो मकबूल फ़ैसला नहीं करता बल्कि दुरुस्त फ़ैसले को तरजीह देता है, चाहे कितने भी मुखालिफिन हो। क्योंकि जो शख्स लीड कर रहा होता है ना, जिस शख्स के पीछे लाखों करोड़ों लोग होते हैं, फॉलोअर होते हैं, उसकी बात समझने वाले, उस पर यकीन करने वाले, एतमाद करने वाले, अंधा एतबार करने वाले, जिस शख्स को लोगों की बड़ी तादाद अपना रहबर, अपना रहनुमा, अपना लीडर मानती है, उसका एक गलत फ़ैसला नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस बन जाता है। जैसा कि हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था, जो कि एक ख़तरनाक गलती थी। सिर्फ गलती नहीं थी, ख़तरनाक गलती थी, क्योंकि इसकी वजह से हुआ क्या कि जर्मनी को 2 महाज़ों पर लड़ना पड़ा, 2 महाज़ों पर, और यही गलती हिटलर के ज़वाल का सबब बनी। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया, और ऐसा करना भी मैं कहूँगी कि एक इंतहाई गलत फ़ैसला साबित हुआ। और उस जंग में जर्मनी की शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया के देखा कि जी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें टुकड़े हो गए थे। अच्छा जी, टोनी ब्लेयर 2003 में अपने मुल्क के अवाम को कायल करते रहे कि इराक़ के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं, लिहाजा उस पर हमला नागुज़ीर है। लेकिन ये दावा बाद में गलत साबित हुआ और साथ ही उनका फ़ैसला भी। टोनी ब्लेयर की तरह जॉर्ज बुश ने भी दुनिया को इराक़ के तबाही फैलाने वाले हथियारों का नाम लेकर जंग के लिए उकसाया और इराक़ पर हमला कर दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। अच्छा, इराक़ में अमेरिका की मुदाखलत से ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो इराक़ से निकलकर शाम और दीगर ममालिक में भी जा पहुँची, और आज अमेरिका ये एतराफ़ करता है कि उसके एक गलत फ़ैसले से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। सिर्फ नुकसान नहीं, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। यही गलत फ़ैसला अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ किया, और आज तकरीबन 19 साल बाद, कितने साल बाद, तकरीबन 19 साल के बाद अमेरिका लाखों करोड़ों डॉलर्स ज़ाया करके जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके भी अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सका, और अब उसने अफ़गानिस्तान से जाने का फ़ैसला कर लिया। अब इससे हुआ क्या, ये एक सवाल। इससे दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। अमेरिका के इस फैसले की वजह से ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान ने भी सफ़र किया, इंग्लिश वाला सफ़र कह रही हूँ। सिर्फ एक गलत फ़ैसले ने पाकिस्तान को दहशत शिकार किया और 70,000 से ज़ायद जानें इस कौम ने दी। इसी तरह हमारे मुल्क में जिन अफराद को इक़्तिदार मिला उन पर भी ये लाजिम था ना कि वो भले ही गैर मकबूल मगर सही फ़ैसले करते, दुरुस्त फ़ैसले करते, जितनी भी मुखालिफत होती। क्योंकि गैर मकबूल फ़ैसले में एक मुश्किल ये होती है कि फ़ैसला करने वाले पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है, अवाम का दबाव होता है, और उसकी अपनी जमात का दबाव, ऑपोजिशन का दबाव, इधर से दबाव, उधर से दबाव, ये प्रेशर, वो प्रेशर। लेकिन यही किसी भी वज़ीर आज़म का या किसी भी लीडर का जो आपको लीड कर रहा होता है, उसका असल इम्तिहान होता है कि दबाव के बावजूद, मुखालफत के बावजूद आपने सही फ़ैसला करना है। दैट्स इट। वो सही फ़ैसला आगे तक लोग भुगतेंगे अगर वो गलत होगा तो। अगर सही होगा तो आपको दुआएं दी जाएंगी, अगर वो गलत होगा उसके नताइज आगे तक भुगते जाएंगे। हमारे मुल्क में ऐसे कई मकबूल फ़ैसले हुए जो बाद में लिटरली नुकसानदेह साबित हुए, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहूँ तो गलत नहीं होगा। सबको याद होगा सकूते ढाका।
गलत फैसलों की वजह से हुआ, ऐसा ही है, किसी को शक नहीं ना। भारत को अपनी साजिश मजबूत करने का मौका मिल गया और फिर भारत अपनी साजिश में कामयाब हो गया। अब ऐसे कई गलत फैसले हमारे मुल्क में हुए जो शायद मकबूल फैसले हों, लेकिन उनके असरात इस कौम पर अच्छे नहीं पड़े। उन फैसलों ने इस मुल्क पर लिटरली दाग कह दूं तो आप अग्री करेंगे, दाग लगा दिया। ये जिम्मेदारी उन अफराद की थी जिनके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल था। ये जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो इस मुल्क के हाकिम बने रहे, इस मुल्क के लीडर कहलाते रहे। वक्त आगे बढ़ता गया, मुल्क में कई मार्शल लॉ भी लगे जिनको बाद में गलती ही तस्लीम किया गया। अब इन मार्शल लॉज की वजह भी ये सियासतदान ही बने, लेकिन ये एक अलग बहस है। अच्छा, बहरहाल मुख्तसर ये कि सिविल और अस्करी क़यादत दोनों इस बात पर बिलाखिर एक पेज पर आ ही गए कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का फैसला सही नहीं है और ना ही ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल है। जिसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज हमारे मुल्क में जमहूरियत का तसलसल कायम है और ये इसी तरह कायम रहेगा। लेकिन जमहूरियत के इस दौर में भी कई ऐसे फैसले किए गए जो मकबूल तो हो सकते हैं लेकिन सही बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब जमहूरी लीडर, जरदारी साहब जमहूरी लीडर, इमरान खान साहब यकीनी तौर पे जमहूरी लीडर। जमहूरियत के तसलसल ने हमें ये 3 हुक्मरान दिए, तीनों जमहूरी। नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ जिस तरह या जिस अंदाज से करने का फ़ैसला किया वो मकबूल तो कहने के बहुत हुआ, लेकिन उसकी वजह से नवाज शरीफ किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन वो अंदाज़े सियासत इख्तियार करने का फ़ैसला यकीनी तौर पे गलत था, बल्कि बहुत गलत था। उनके आगाज़ सियासत के चंद जुमले आपको ज़बानी याद होंगे, लेकिन फिर भी हम ज़रा रहनुमाई करते जिनको भूल गए हैं वो ज़रा रिकॉल करें अपने मेमोरी। नवाज शरीफ साहब के यादगार ज़रा जुमले चलाइएगा रज़ा। नवाज शरीफ साहब के इस तर्ज सियासत ने ना सिर्फ सियासत को मज़ीद ख़राब किया बल्कि सियासतदानों की सियासत पर कई सवालिया निशान भी खड़े कर दी। ऐसा ही है इसलिए कि सैकड़ों हज़ारों अफराद के मजमे में अपने सियासी मुखालिफिन को गद्दार डिक्लेयर करने का मतलब ये था कि आपको फॉलो करने वाले भी उनको फॉलो करने वालों को गद्दार ही समझेंगे, गद्दार ही जानेंगे। लेकिन क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा मकबूलियत चाहिए थी, उनको मकबूल होना था, इसलिए उन्होंने मकबूल फ़ैसला किया मगर गलत फ़ैसला किया। वक्त आगे बढ़ता चला गया, वक्त आगे बढ़ा तो नवाज शरीफ को अपने उस गलत फ़ैसले का एहसास हुआ। लेकिन उस वक्त तक क्या कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी, बल्कि काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर हुआ मिसाक जमहूरियत। अब ये मिसाक जमहूरियत क्या था? आसान अल्फाज में इसकी तारीफ़ ये थी कि मेरी बारी में आप खामोश, बिल्कुल खामोश, आपकी बारी में मैं खामोश। सुकून से 5 साल आप गुजारें, हम चूंच नहीं मारेंगे। सुकून से 5 साल हमें गुजारने दें और फिर आप चूंच ना मारिएगा। या फिर इक़्तिदार शेयर कर लो, फ्रेंडली ऑपोजिशन, आप भी राज़ी हम भी राज़ी, आप भी खुश हम भी खुश, टेंशन कैसी। फ्रेंडली हुकूमत, फ्रेंडली ऑपोजिशन, ना आपको कोई पूछ सकता है ना हमें को पूछने वाला। लेकिन इसके बावजूद ना शहबाज शरीफ रुके ना नवाज शरीफ रुके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ ने अपने भाई के साथ मिलकर फिर पीपल्स पार्टी को सही से लताड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को क्या चाहिए थी? मकबूलियत चाहिए थी। तो हुकूमत का रास्ता पीपल्स पार्टी को माइनस करके नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी पर शदीद लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी। ये बात वो बात, ये बात मारी वो बात मारी, बगैर सोचे समझे। शहबाज शरीफ ने तो जरदारी साहब को लाड़काना की क्या कहते थे, सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, साथ जोशे खिताबत में माइक भी तोड़ देते थे। फिर क्यों नहीं घसीटा, फिर नया नाम क्या रखें आपका? जरा क्लिप चलाइएगा रजा। तो नवाज शरीफ साहब ने हालात देखते हुए फैसला किया कि मुल्क में असल करप्शन, कर्ज़ों के ज़िम्मेदार जरदारी साहब ही हैं। मुल्क में अदालतों के दिफा का रास्ता ही इक़्तिदार की मंजिल तक जाता है। अवाम की सबसे बड़ी परेशानी ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बस ये हुकूमत घर जाए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिल जाए, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हैरानी देखें, नवाज शरीफ ने अवाम को यकीन दिलाया कि अवाम इस बार यानी तीसरी बार उन पर यकीन कर ले, उस कौम को आसिफ अली जरदारी समेत
हर परेशानी, हर डिप्रेशन से यूं निजात दिला देंगे। लेकिन नवाज शरीफ को बाद में ये एहसास हुआ कि उनका ये फैसला भी बहुत से फैसलों की तरह गलत ही है भाई, विदाउट एनी डाउट। अवाम ये उम्मीद लगाए बैठी थी बेचारी कि इस बार तो वाकई अगर नवाज आया तो करप्ट टोला जो है उसका हिसाब होगा, मुल्क का लूटा हुआ पैसा ये नवाज शरीफ वापस लेकर आएगा, मुल्क में तरक्की लेकर आएगा नवाज शरीफ। आसिफ अली जरदारी जो नवाज शरीफ के मुताबिक करप्ट थे, चोर थे, डाकू थे, वो जेल में होंगे और उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ को अपने उस गलत फैसले का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ नाजरीन कि उन्होंने उसकी माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली और फिर मिल बांट कर चलने के वादे कर लिए। आखिरी और तीसरे दौर में नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा का इंकशाफ हो गया। पनामा के इंकशाफ ने पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया। अब इस बार ऑपोजिशन में सिर्फ आसिफ अली जरदारी नहीं थे बल्कि इमरान खान भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया, बल्कि मौका देखकर, जारी बात है ना, कप्तान थे, 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तजर्बाकार थे, उन्होंने कहा चौका लगाएंगे छक्का लगाएंगे, लगा दिया चौका और छक्का और एहतजाज की कॉल दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और नवाज शरीफ साहब नाअहल कर दिए गए, क्योंकि तहकीकात के दौरान ना नवाज शरीफ साहब मनी ट्रेल दे सके, ना नवाज शरीफ साहब ज़राए आमदन बता सके, दिया तो क्या एक कतरी ख़त जो नवाज शरीफ को ले डूबा। अब उस बार नवाज शरीफ साहब ने एक और फैसला किया। वो क्या था? वो था एक ऐसा बयानिया बनाने का जिसकी लपेट में मुल्क का हर इदारा आ जाता, रियासत मुखालिफ बयानिया। नवाज शरीफ नाअहल होकर निकले तो उनको शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि काश वो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का सेहरा अपने सर से जाते तो फिर उनको ज़्यादा मुश्किल ना होती। नवाज शरीफ ने फैसला किया जो कि मकबूल था लेकिन दुरुस्त नहीं था। उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए, इतने लगाए कि पाक फ़ौज को भी बयान जारी करना पड़ा कि अगर नवाज शरीफ साहब किसी साजिश के सबूत हैं तो फिर आएँ और बात करें, लेकिन बिला जवाज़ अपनी फ़ौज को तनकीद का निशाना तो ना बनाएं। लेकिन नवाज शरीफ ना माने। उन्होंने अपने चाहने वालों को मज़ीद इस बात पर उकसाने की कोशिश की, उकसाया कि हर रियासती इदारे के खिलाफ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना लाजिम होगा और नून लीग के वोटर्स के दिल में फ़ौज मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ बयानिया किसी भी तरह पैदा किया जाए। अब इससे हुआ क्या? इससे नवाज शरीफ को वक्ती रिलीफ मिल गया, वक्ती फ़ायदा मिल गया, कोई बेनिफिट जो ये चाहते थे इनको मिल गया होगा, लेकिन वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ जिसके ज़िम्मेदार भी नवाज शरीफ खुद हैं। ये खुद हैं। कितने ही मासूम लोग जिनको कुछ पता ही नहीं था कि इन्होंने फ़ौज को गालियाँ दी सिर्फ इसलिए कि इनका फ़ायदा इनको नज़र आए कि इनका कायद इन्हें कह रहा था कि भाई गाली निकालिए तो निकालनी है। कितने ऐसे वोटर जिनको ये तक नहीं पता था कि नवाज शरीफ का मुकदमा आखिर है क्या, वो नाअहल हुए क्यों थे, बैकग्राउंड क्या था। उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ की मोहब्बत में या उनके एक ऑर्डर पर अदालत को गालियां देना शुरू कर दी, रियासत को गालियां निकालनी शुरू कर दी। नवाज शरीफ एक लीडर तो थे, एक कायद तो थे, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है ना कि एक लीडर, एक जमात का कायद अपने चाहने वालों को अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसमें इसका मुफाद छुपा हुआ था। इतना खुदगर्ज इंसान, उसमें इसका ज़ाती फ़ायदा था, इतनी खुदगर्जी, उसमें इसकी सियासी बचत थी, इसमें उसकी एक अना थी, ज़िद थी। इतने स्टबन बेबी की तरह बिहेव कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। वो ये नहीं सोच रहे थे कि इससे नुकसान रियासत का होगा। जो नफ़रत का बीज वो अपने वोटर के दिल में रियासत के खिलाफ बोने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नुकसान खुद उनको भी हो सकता है और लाजमी होगा। लेकिन नवाज शरीफ इन तमाम चीज़ों से बेनियाज, वोट को इज्जत दो के नाम पर अपनी हर इंतखाबी मुहिम में अदालतों के खिलाफ जहर उगलते रहे या फ़ौज के खिलाफ, बजाय अपने तरक्याती काम बताते, अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, अपनी मेहनत दिखाते, अपने मंसूबे दिखाते, उन्होंने वोट को इज्जत के नाम पे कि वोट को इज्जत दो, वोट के इज्जत दो का नारा लगा के इस नाम पर रियासती इदारों पर इतने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। देखिए ज़रा, ये भूल गए होंगे, हम नहीं भूलाने देंगे इनको। दिखाइए ज़रा इनको क्लिप में, याद करवाइए इन्हें। सुन लिया आपने, देख लिया आपने, ये नवाज शरीफ साहब और इनकी सोच। अब नवाज शरीफ साहब का एक और मकबूल फ़ैसला जो इनके गले पड़ गया, असर ज़्यादा देर तक
मेरे ख्याल से कायम नहीं रह सका, ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, उस फैसले ने बाद में ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सियासी साख को मुतासर किया बल्कि वोटर को भी मुतासर किया। अब उसके एतमाद को यकीनी तौर पे ठेस भी पहुंची। ये तीसरी बार था कि नवाज शरीफ ने गलत फैसला किया। ये उनका तीसरा दौर था, तीसरा टेन्योर, जब नवाज शरीफ ने एक बार फिर गलत फैसले को तरजीह दी जो बाज़ाहिर मकबूल हुआ, लेकिन उसका नुकसान खुद नवाज शरीफ को हुआ। अब सवाल सिर्फ एक है, नवाज शरीफ ने जितने फैसले किए वो मकबूल थे या गलत? इससे अवाम को क्या मिला, मुल्क का क्या बना? इवन इनको जिन्होंने इनको वोट दिए थे उनको क्या मिला? मैं उनसे पूछती हूँ आज, नवाज शरीफ ने जितने भी फैसले किए वो नज़रिया ज़रूरत के तहत किए। जिन फैसलों पर नवाज शरीफ को कायम रहना था, नवाज शरीफ ने उन फैसलों पर यू टर्न ले लिया, और जिन फैसलों ने नवाज शरीफ को भी नुकसान पहुंचाया यकीनी तौर पे, उन फैसलों पर खुद नवाज शरीफ को कभी मेरे ख्याल से कोई हैरानी, कोई डिप्रेशन कुछ हुआ ही नहीं। आज हम अगर अपने मुआशरे में देखें नाजरीन, तो हमें नफ़रत, अदम बर्दाश्त, फतवेबाजी का बाकायदा एक कल्चर आम होता नज़र आता है। ये उन फैसलों का असर है जो हुकूमत करने वालों ने माजी में किए। ये फैसला, वो फैसला, ये फैसला, वो फैसला, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। पाकिस्तान का किसी ने ना सोचा, रियासत का किसी ने ना सोचा। ये जो बच्चे टीवी देखते हैं, यंगस्टर्स देखते हैं, इन लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी साइकी कितनी इफेक्ट होती है, इन लोगों को पता है इनके एक लफ्ज़ से उनकी साइकी कितनी इफेक्ट होती है। अपने वोटर्स के दिलों में सियासी इख्तलाफात की बजाय ये नफरत भरी इन्होंने अपने वोटर्स के जहनों से इख्तलाफात और दुश्मनी का ये जो फ़र्क है वो ख़त्म कर दिया कि इख्तलाफ एक पढ़े लिखे वे में भी हो सकता है, बगैर ग्रज रखे, दुश्मनी रखे, दिल में दुश्मनी और नफरत डालनी शुरू कर दी डायरेक्ट, वो नेक्स्ट लेवल नेगेटिविटी का, कभी मजहबी तौर पर, कभी सियासी तौर पर, कभी लसानी तौर पर, एक दूसरे पर, हम पर हुकूमत करने वालों ने कीचड़ उछाला। ऐसा ही है, ये इस पे कीचड़ उछाल रहे हैं, वो उसको बात कर रहा है, वो उसको ताने मार रहा है। क्या हो रहा है? अपने नज़रियात हर नए दौरे इक़्तिदार के साथ बदल डाले, जैसा मुफाद वैसा नज़रिया, बात नहीं चेंज कर लेते हैं। नवाज शरीफ की बात मैंने इसलिए की कि नवाज शरीफ ही इससे पहले मुल्क के सियासत के मालिक थे। अब इस मुल्क का मुस्तकबिल नवाज शरीफ के हाथों में ही था। तीसरी बार भी नवाज शरीफ ने इस कौम के साथ ज़्यादा मोहब्बतें नहीं दिखाईं, बस वाजिबी सी जमहूरियत के नाम पर वो अपना सिलसिला चलाने की कोशिश करते रहे। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में एक फ़ैसला ऐसा भी किया गया जिससे हम कह सकते हैं कि गैर मकबूल था वो, लेकिन बेहतरीन था। वो फ़ैसला किया इस मुल्क की फ़ौज के सरबराह ने। डॉन लीक्स पर याद होगा आपको कि ISPR की जब से एक, आपको याद होगा, एक बयान दिया गया था जिसको बाद में वापस ले लिया गया था, जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि जब डॉन लीक्स पर पहला फैसला किया तो उनके बेटे ने कहा कि आपने एक पॉपुलर लेकिन गलत फैसला किया, मगर जब दूसरा फैसला किया तो बेटे ने कहा कि आपने एक गैर मकबूल मगर दुरुस्त फैसला किया है। अब गैर मकबूल फैसले सबसे मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन यही फैसले दुरुस्त फैसले भी होते हैं। ये फैसला करने की जुर्रत हर कोई नहीं कर सकता। अब उम्मीद तो हम यही लगा कर बैठे रहे कि हमारे जमहूरी सियासतदान, हम पर हुकूमत करने वाले जमहूरियत के तर्जुमान इस किस्म की बुर्दबारी या फिर तहम्मुल का मुजाहरा करें, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि हमें जमहूरियत के इन 10 सालों में किसी जमहूरी हुक्मरान से ये सुनने को नहीं मिला, किसी जमहूरी लीडर की जानिब से देखने को नहीं मिला कि वो एक ऐसा फैसला कर सके जो बज़ाहिर उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन वो ये फैसला कर जाए, और जिसमें अगर हम बात करें कि खुद ये फैसला करने की सक्कत नहीं, वो उन फैसलों को निशाना बनाते रहे जो गैर मकबूल ही सही मगर दुरुस्त साबित हो। भारतीय पायलट को रिहा करने का फैसला इमरान खान का था, जिसकी वजह से इमरान खान ने ऑपोजिशन की जानिब से बहुत तनकीद भी समेटी थी, आपको याद होगा। उनके कुछ अपने भी शायद उस फैसले के खिलाफ हों, लेकिन इमरान खान ने वो फैसला किया। इमरान खान ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। दुनिया ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ़ की, दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की भी तारीफ़ की, खुद भारत के अंदर से पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ें उठाईं। इसी तरह मकबूजा कश्मीर पर जब पूरी कौम तैयार थी कि सरहद क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाए, इमरान खान ने फैसला किया कि मकबूजा कश्मीर का मामला उठाया जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक में। लोगों ने बहुत तनकीद की क्योंकि ये एक गैर मकबूल फ़ैसला था। ऑपोजिशन ने भी इसका फ़ायदा उठाया और यह तक कह दिया कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया। अब तक यही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया ने कहा कि इमरान खान ने इस्लाम का,
पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से लड़ा, इससे पहले शायद किसी ने लड़ा हो, कभी भी ना लड़ा होगा, कभी नहीं। एक एग्जाम्पल सेट की इमरान खान ने, और इसी इमरान खान को यहूदी एजेंट वो कह रहे हैं जो 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। आज मौजूदा हालात में उनके गलत फैसले का शिकार ना सिर्फ मुल्क हो रहा है बल्कि उनके अपने लोग भी हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात में हार गए, बल्कि बुरी तरह पिट गए, बुरी तरह हार गए, और फैसला किया कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। एहतजाज तो किया जाएगा लेकिन रीज़न तो बता दें मौलाना साहब, अभी तक आप ही कंफ्यूज हैं। जब कोई वजह समझ नहीं आई तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कोई वजह बना लिया। ये उनका बज़ाहिर मकबूल फैसला था जो शायद उनको थोड़ी सी हिमायत दिला सकता था, और ऐसा हुआ भी। शुरू में मौलाना फजलुर रहमान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के नाम पर बड़े बड़े सियासी जलसे करने में कामयाब हो गए, लेकिन जब लोगों ने देखा कि नाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का और इस जलसे में गालियाँ इमरान खान को दी जा रही हैं, तो ये तो सियासी जलसा हुआ। लोगों ने कहा हमें पागल बुला रहा है मौलाना फजलुर रहमान, लोग वहाँ से भागे, कम होते गए लोग, और आज हालत ये है कि सिर्फ मौलाना के चंद हज़ार मुरीद वहाँ बैठे हैं, सर्दी में कांप रहे हैं, ठिठर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन मौलाना एहतजाज को इंजॉय कर रहे हैं बाकायदा। उनके पास तो वैसे ही अब कोई काम नहीं बचा, फ्री है। जब बंदा फ्री होता है तो फिर टाइम पास करने के लिए चलो सड़कों पे चलते हैं, कभी आराम कर लिया, कभी खिताब कर लिया, चलो कोई तो उनकी बात सुनेगा, कोई सुनता भी नहीं ना इनकी बात, इसलिए इनको मसला भी नहीं। इसी बात में एंजॉय करते कि चलो मैंने माइक पकड़ा और किसी ने मेरी बात सुन ली, इनको कोई मसला नहीं। लेकिन मौलाना का ये गलत फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे मकबूल कार्ड है मज़हब कार्ड। अगर मौलाना साहब इस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करते हैं तो शायद उनको हिमायत तो मिल जाए, लेकिन इससे वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जिसका अजाला मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिए ऐसे फ़ैसले जो मकबूल हों लेकिन उनके असरात मनफी हों, ऐसे फ़ैसले अगर घर के सरबराहान करें, किसी जमात का कायद करे, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म करे, खुमियाजा पूरी कौम भुगतती है, सज़ा पूरे घर को मिलती है, परेशानी पूरी जमात उठाती है। सबसे ज़्यादा ये हमारे जमहूरी नुमाइंदों पर फ़र्ज़ है, चाहे वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के, कि ऐसे फ़ैसले जिनसे वक्ती फ़ायदा हासिल हो लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो, ऐसे फ़ैसलों से ना मुल्क चल सकता है, ना सियासत चल सकती है, ना पार्लियामेंट, ना हमारा मुस्तकबिल। इसलिए तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात रखिए, एहतजाज कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, जो चाहे आप कीजिए, लेकिन ऐसे फ़ैसले ना कीजिए जिस कौम और मुल्क के लिए मुफीद ना हो। ऐसे फ़ैसले कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, जिसका नतीजा कभी भी सही नहीं आता, कभी भी मुस्बत आता ही नहीं है, क्योंकि जब फैसला ही नेगेटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है। और ये मुल्क मज़ीद किसी मकबूल फैसले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे अब मज़ीद नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। धरना जारी है, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात भी आप देख रहे होंगे कि हो रहे हैं। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हम कामयाब हो रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। दोनों फरीक ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई, वो कहते हैं जीत हमारी हुई, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है और होने क्या वाला है, अभी करंट सिचुएशन और फिर मुस्तकबिल में क्या। आज भी रहबर कमेटी के अरकान ने मीडिया से बात की और कहा कि जी हुकूमत पर मज़ीद दबाव डाला जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि क्या हुकूमत जिस पर आप दबाव डालने की बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या हुकूमत उस दबाव में है या उस दबाव का हुकूमत पे कोई असर होगा? और ये धरना आखिर कौन सा रुख इख्तियार करने जा रहा है? अकरम दुरानी साहब भी, उन्होंने भी कहा कि जी बनू से भी काफ़िले आ रहे हैं और दीगर शहरों से भी लोग आ रहे हैं। इस्लामाबाद की अब सूरत हाल क्या है ये हम पूछेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे सेकंड सेगमेंट में हमेशा की तरह सदीक जान हमें ज्वाइन कर चुके। सदीक वार्म वेलकम। सदीक, ऑपोजिशन कहती है जी हुकूमत पर मजीद दबाव डाला जाएगा। अब सवाल तो ये नहीं कि जो दबाव ये डालना चाह रहे हैं, ऑलरेडी डाल रहे हैं बकौल इनके, क्या उस दबाव का हुकूमत पे कोई असर होगा? देखिए, ये तो आप आज के दिन में दो बड़ी तब्दीलियां अगर देखें तो बात इस्तीफ़े से दबाव तक आ गई है। और आज जिस तरह से धरने में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगे, कल DGISPR ने जो वाज़े पैगाम दिया, उसके बाद उसमें से एक ऐसी चीज़ जो कि उन्होंने कहा कुछ और अब क्योंकि यूटर्न लेना था फजलुर रहमान साहब ने,
कल तक वो बड़े गरज रहे थे, बरस रहे थे, इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो कल DGI-SPR ने जो बात की थी वो तो 2-3 दिन पहले भी उन्होंने की थी। वो तो हमेशा फ़ौज यही कहती है कि वो सियासी हवाले से गैर जानिबदार इदारा है। तो आज उन्होंने कहा कि यही तो वो बयान था जो हम सुनना चाहते थे, हमारी तसल्ली हो गई है, हमारा अब फ़ौज से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे थे इदारों के खिलाफ, तो उन्हें खुद अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायद ज़रा ज़्यादा आगे निकल गया हूँ। तो अब उन्होंने यू टर्न लिया है आज, और आज फ़ौज के हक़ में बयान दिए हैं। देखें, फ़ौज ने पहले भी कहा है कि वो सियासी हवाले से गैर जानिबदार हैं। बाकी उन्होंने कल भी ये कहा था कि अगर हमें हुकूमत बुलाएगी तो हम आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत के जो भी हुक्म होगा उस पर अमल दरामद के पाबंद हैं, और हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक उनको बुला सकती है। उन्होंने कल ये भी कहा था कि 2014 में हम जब PTI का धरना था तो उस वक्त नून लीग की मुंतखब हुकूमत के साथ थे, आज हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं। तो आज मौलाना साहब ने, आपने ये बड़ी तब्दीली देखी होगी। और उसके बाद अगर मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि हम जो है वो लचक नहीं दिखाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फजल रहमान साहब आज जो उनकी मुलाकात एक होनी थी, शायद अब शुरू भी हो चुकी हो, शायद वो पहुँच गए हों या परवेज़ इलाही साहब पहुँच गए हों, तो आज अब उम्मीद है कि वो परवेज़ इलाही साहब से भी नहीं मिलेंगे आगे, क्योंकि आज तो उन्होंने कह दिया कि हम मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। देखें, फैसला तो होगा आखिरी दिन जिस दिन ये यहाँ से उठेंगे कि ये जो 7-8 चीज़ें जो लेने के लिए आए थे उनमें से क्या इन्हें मिला, क्या नहीं मिला। ये पहले नंबर पे इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने आए थे, फिर ये इलेक्शन अनाउंस कराने आए थे, तीसरा ये फ़ौज के बगैर इलेक्शन का अनाउंस कराने आए थे, चौथा ये तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा मज़हब कार्ड के ऊपर आए थे, फिर ये कश्मीर के ने दर्द क्योंकि खाई जा रहा था, कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ पर आए थे, फिर इन्हें बेरोज़गारी की बड़ी फिक्र थी नौजवानों की, उसके हवाले से आए थे, इन्हें महंगाई का बड़ी परेशानी थी, उस हवाले से आए थे। बहरहाल ये अब जब उठ के जाएंगे तो तब पता चलेगा कि उनमें से ये कितनी चीज़ें लेकर जाएंगे। लेकिन ये आप देखिएगा, ये बात तो करते हैं अवाम के एहसास की। हालत ये है कि आप इनके उठ के जाने की बातें कर रहे हैं, वो तो सब चाह रहे हैं कि उठ के चले जाएं, क्यों ये टाइम वेस्ट करें अपना भी और कौम का भी। लेकिन अकरम दुरानी कहते हैं कि इस काफिले में, इसमें मजीद धरने में मजीद काफिले पहुंचेंगे। अब हम कह रहे हैं उठ के चले जाएं, वो कह रहे हैं जी मजीद लोग हमें ज्वाइन करें। इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि मतलब कहते हैं ना, बेपर की भी उड़ाते रहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं कि होने जा रहा है, हो कुछ और रहा होता है, नजर कुछ और आ रहा है। देखें, जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उठ के तो उन्होंने जाना है, लेकिन ये जो आपने कहा कि कुछ और कारकुन आ रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ और कारकुन बुलाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पहले मौजूद कारकुन थे, जो लोग थे, वो तो 70% वापस जा चुके हैं। कुछ इनके रवैये की वजह से, कुछ मौसम की सख्ती की वजह से, कुछ हालात की वजह से, और कुछ जिनको नज़र आ गया है कि फजल रहमान साहब आप पीछे हट रहे हैं, हमें तो इस्लाम के नाम पे और जिहाद के नाम पे लाए थे, तो जिहाद पे जो आते हैं वो तो फिर शहीद होने के लिए आते हैं, वो भागने के लिए नहीं आते मैदान से। तो ये तो जिहाद का तैयार करके लाए थे, और कैप्टन सफदर साहब ने कहा था कि हमने LOC जाने, ये तो यहाँ से पीछे जाने की, वापस जाने की राह हमवार कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो और लोग मंगवाए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, वो इसलिए बुलाए जा रहे हैं कि ताकि कुछ ना कुछ तो लोग यहाँ पर मौजूद रहे ना। ये तो ना हो कि कोई 8-10 दिन बाद पता चले, अगर मौलाना साहब बैठे रहते हैं तो पता चले कि 325 अंसारुल इस्लाम के पेट जो लोग हैं। यानी यहाँ मौलाना साहब की इज्जत का सवाल है ना, यानी यहाँ पे बात खत्म होती है कि मौलाना साहब की इज्जत का सवाल है कि मैं और सिर्फ मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए। तो लोग तो ऑलरेडी इस तरह की बातें कर रहे, चले कोई ना कोई नजर आता रहे, लगा रहे कि कोई रश लगा हुआ है, कोई है जो मौलाना को देखने वाला, सुनने वाला यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जो आएंगे अब क्या वो भी बाकियों की तरह झूले लेने आएंगे, या जिस तरह की हम देखते रहे कि जीवो गरीब सी हरकत होती रही कि 3-4 लोगों ने मिलकर वो एक बॉल सा बनाया है, वो टायर की तरह जंप्स कर रहे हैं, या फिर 4-5 लोग खड़े हुए हैं ग्रुप में और एक बंदे को पकड़ के उछाल रहे हैं, यानी गेम्स खेली जा रही है, टाइम पास हो रहा है, जैसा कोई पिकनिक मनाने आए हुए हैं। देखें, ज़ाहिर है दूर दूर से पाकिस्तानी हैं ये भी जो आए हुए हैं, और वो उन्हें इस्लामाबाद देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। और वो आप अगर तफरीह मकामात पे जाएं इस्लामाबाद के, तो वहाँ पे आपको धरने से ज़्यादा लोग वहाँ पे नज़र आते हैं जो धरने वालों के साथ आए हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने भी जैसे लीडरशिप कारकुनान को धोखा दे रही है, उसी तरह कई जो हैं वो इसलिए भी आ गए हैं कि चलो जाएंगे इनके खर्चे पे, चलो इस्लामाबाद देखेंगे। बल्कि धरने वालों की बड़ी तादाद इस वक्त मरी पहुँची हुई है, मरी में मौजूद हैं। तो अच्छी बात है, जहाँ इन्होंने बहुत सारों को इन्होंने चक्कर दिया है, कुछ ने इनको चक्कर दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जाओ इनके टिकट पे और मजे खुद करके आ जाओ। की मॉल रोड पे भी धरना जारी है, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, करने वाला धरना।
जी बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल कारकुन पहुंचे हुए हैं और ये उनका हक है। अच्छी बात है कि वो मरी देख रहे हैं। लेकिन सदीक एक बात की मुझे बड़ी टेंशन है, सदीक मुझे एक चीज समझाइएगा, मुझे बताइएगा सदीक, ठीक है सदीक, महंगाई के खिलाफ निकले थे मौलाना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अब वो जो बेचारे लोग हैं वो इतनी महंगाई में मरी में मॉल रोड पे शॉपिंग कर रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, चले कुछ और नहीं, को आइसक्रीम खा रहे होंगे, इतनी महंगाई में चीज़ें खरीद रहे होंगे, अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे होंगे, कैसे? देखिए बात यह है कि जो इनको ज़्यादा ज़ाहिर है वो तो जो इंडिविजुअल्स गए हुए हैं वो तो उन, लेकिन असल सवाल तो ये है कि जो धरने में मौजूद हैं उनके लिए ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने खुद ये इनके कुछ लीडर्स ने आप एतराफ़ किया है कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह मौसम ख़राब होगा, उसके हवाले से इंतजाम नहीं थे। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपके कारकुन खाना कैसे खा रहे हैं, कहते हैं वो अपना अपना खुद लेकर खा रहे हैं, होटलों से खा रहे हैं या वहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से खा रहे हैं। तो भाई आपने जो पैसे इकट्ठे किए वो कहाँ गए? आपने जो 1 अरब से ज़्यादा इकट्ठा किया है, जो रिपोर्ट हुआ कि 1 अरब से ज़्यादा, क्योंकि अभी तक फजलुर रहमान साहब ने ये चीज़ बताई ही नहीं है कि उन्होंने पैसे कहाँ से उन्हें आए, किन अकाउंट्स में आए, किन किन लोगों से उन्होंने लिए, अभी तक ये किसी को नहीं पता। और इसका वैसे हुकूमत और हुकूमती इदारों को ऑडिट ज़रूर करना चाहिए। और तो वो पैसा सारा कहाँ गया? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फजलुर रहमान साहब जब भी डील करके उठेंगे, उस डील में पहली जो शर्त होगी वो यही होगी कि इस धरने के ऊपर हमारे जितने अखराजात हुए हैं वो हमें किसी न किसी तरह से दिए जाएँ। मेरा ख्याल है ये कम अज़ कम वो उनकी कामयाबी होगी कि इस धरने के ऊपर जितने पैसे उन्होंने खर्च किए होंगे तो वो जिनसे लिए हैं उधर से भी उन्होंने ले लिए जहाँ से उन्होंने लेने थे, और अब हुकूमत हुकूमती इदारों या किसी भी और जगह से भी पैसे ले लेंगे कि जितना हमारा खर्चा हुआ है वो कम अज़ कम हमें दे दें। तो मौलाना साहब को ये घाटे का सौदा नहीं कर रहे, उनको ये धरना बहुत फ़ायदा दे जाएगा, बड़े सालों तक उनको ये फ़ायदा देता रहेगा ये धरना। ज़ाहिर है जब जिन लोगों से उन्होंने अच्छा परवेज़ साहब ने यहाँ तक कहा है सदीक जान के जी शहबाज शरीफ फारिग हो चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ही असल ऑपोजिशन लीडर हैं, ज़रा इस बारे में भी मैं आपका तज्जिया चाहूँगी। मौलाना साहब तो बड़े खुश हुए होंगे कि मैं शहबाज शरीफ से बेहतर हूँ, चले कुछ तो उनकी कोई इज्जत रह गई, बिल्कुल किसी ने बयान इस तरह का दे दी। जहाँ तक मौलाना के खुश होने का मामला है वो तो खुश होंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल है उन 2 जमातों के लिए जो दूसरी और तीसरे नंबर की बड़ी जमातें हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है कि ये वक्त भी आना था कि उनकी कोई हैसियत सियासी नहीं रह गई और आज अपोजिशन के तौर पे अगर कोई उभर कर आया है तो वो फजलुर रहमान साहब आए हैं। और मैं आपको ये बात बताऊँ, ये खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग ये चाहते हैं कि फजलुर रहमान साहब बिल्कुल कामयाब ना हो। वो डबल गेम कर रहे हैं। वो क्यों डबल गेम कर रहे हैं? वो ये कहते हैं कि अगर फजलुर रहमान कामयाब हो जाता है तो फिर हमारी तो कोई पोजीशन नहीं रहेगी कि देखें जी फजलुर रहमान आए और कामयाब हो गए। ये दोनों पार्टीज, मैं आपको कह रहा हूँ मुनाफकत हो रही है। टोटल मुनाफकत क्या हो रही है? इनके साथ भी बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ भी हैं। एक तरफ कहते हैं हम आज़ादी मार्च के हिस्सा हैं, जब उसमें नेगेटिव चीज़ें आती हैं, कादियानियों की बातें आती हैं, मजहब काट आता है, कहते हैं हम इनका हिस्सा नहीं है। तो डबल गेम हो रही है अपोजिशन की भी। अच्छा तो सभी के सोचने वाली बात है ना, जो आपस में एक दूसरे के भी नहीं है और बज़ाहिर लोगों को बताते हैं कि हम एक एजेंडे पर, एक पेज पर हैं, एक मामले को लेके हम एक पेज पर हैं, जो बाहर एक दूसरे के साथ है लेकिन अंदर से एक दूसरे के साथ नहीं है। तो ये फिर कौम के साथ कैसे होंगे? जो थोड़े बहुत लोग इन पे यकीन कर रहे हैं, जो ये थोड़ी बहुत शक्लें नजर आती हैं, उनको भी समझ जाना चाहिए ना कि तो आपस में एक दूसरे के सगे नहीं तो हमारे कैसे बनेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। दूसरी बात यह है कि आप देखें ना, मीडिया पे मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा है पार्टी रहनुमाओं को कि अब कोई खुल के आज़ादी मार्च की हिमायत नहीं करेगा, कोई वहाँ पर जाएगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब तो अब टीवी लगा हुआ होगा क्योंकि वो माशाल्लाह बेहतरीन चलते फिरते वो गए हैं घर, अब तो वो घर पहुँच गए हैं। तो 2 दिन से मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं। अगर नवाज शरीफ का बयानिया ही चलता है पार्टी के अंदर और नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया है कि तमाम लोग आज़ादी मार्च को सपोर्ट भी करें, वहाँ पे शरीक भी हों, तो अब तक तो नवाज शरीफ का बयान आ जाना चाहिए था। नवाज शरीफ कह देते कि भाई ये मैं क्या टीवी पे सुन रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, जाओ सारे वहाँ पे कंटेनर पे चढ़ के और जाओ और वहाँ पे ये बात करो, ये पैगाम दो। या कोई नवाज शरीफ साहब को कोई ऑडियो पैगाम आ जाता, कोई वीडियो पैगाम आ जाता, कोई वो अपने पार्टी रहनुमाओं को भेजते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखें मैंने आपको कहा ना, नून लीग भी इनके साथ यही कर रही है, गुड कॉप बैड कॉप। नवाज शरीफ खास लिख के कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, कैप्टन सदर कहते हैं हम आपके साथ हैं, शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं को कहते हैं खबरदार जो किसी ने जो है वहाँ जाने की कोशिश की। फिर आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा को देखें जो सारे दिन आके नून लीग की जो है यहाँ पे वकालत करती हैं। उनकी पोजीशन ये है कि उनको जाती उम्र में नहीं घुसने दिया गया, 2 दिन हो गए, और रोक दिया गया है कि कोई भी शरीफ ख़ानदान के अलावा कोई शख्स नहीं आएगा, क्योंकि सब पे शक है इनको कि कोई है जो जासूसी कर रहा है।
खबर भी आई थी कि इनके अंदर एक जासूस है जो मरियम नवाज शरीफ और इनके करीब है। अब ख़ानदान बैठकर और फैसले कर रहे हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं। बाकी बाहर पार्टी को कुछ नहीं पता, उनको जस्ट मरियम नवाज साहिबा व्हाट्सएप के ऊपर कुछ चीज़ें लिख के भेज रही हैं और वही वो व्हाट्सएप की जो चीजें आती हैं वही वो बयान कर रहे हैं। तरस आ रहा है मरियम औरंगजेब पे, किस तरह की खवातीन, जिस वक्त ज़ईम कादरी भी याद आ गया कि अपने गले के वोकल कॉर्ड्स ही बेचारे ने खराब कर लिए, इन लोगों के हक में नारे लगा लगा के, इन लोगों के काले धनों पे पर्दे डाल डाल के, बड़े सफ़ेद हैं, बड़े खरे लोग हैं, बड़े साफ सुथरे लोग हैं, इनकी करप्शन पे पर्दे डाल डाल के, और ऐसे लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, ऐसे लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। उस बेचारे को पार्टी टिकट नहीं दिया गया था ज़ईम कादरी को, और वो बेचारा रोता पीटता बाहर आ गया था, आपने देखा होगा। और ये जो खातून है जो सारा दिन इनके हक में कसीदे पढ़ती हैं, बातें करती हैं बेचारी, और उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। आज पहली दफ़ा मुझे तरस आया मरियम औरंगजेब पे। जी सदीक, आपका लास्ट कॉमेंट चाहूँगी, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही, सिर्फ 20 सेकेंड्स हैं। बस मैं यही कहूँगा कि फजलुर रहमान साहब आज भी तलाश में हैं किसी फेस सेविंग की, राह फरार की, और देखते हैं कि वो राह फरार उनको कब मिलती है। ठीक है जी, राह फरार की आपने बात की तो हमारे भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो हम भी फरार कल हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।